बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज का ज़बरदस्त हमने बुनियादी तौर पे यूथ के लिए, नौजवानों के लिए डिज़ाइन किया है और जो नौजवान हैं उनसे ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट है कि आज का प्रोग्राम ज़रूर देखें। आज का प्रोग्राम देखने से उन्हें ज़रूर फ़न तो होगा ही होगा, मगर कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कुछ फ़ैसले करने में भी आपको आसानी हो सके। अगर आपको सिविल सर्विस में जाना है, आपको अपना कारोबार करना है, व्यापार करना है, करियर काउंसलिंग के हवाले से भी आपकी बहुत रहनुमाई जो है वो आज हमारे दोनों मेहमान कर सकते हैं। और जो सीनियर्स हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि वो भी देखें और अपने बच्चों को भी आज का प्रोग्राम ज़रूर दिखाएं, क्योंकि अपने अपने शोबे की दो कामयाब शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राय मंजूर नासिर साहब, आप सिविल सर्वेंट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमन राव साहिबा, आप एंटरप्रेन्योर हैं। सो वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा भाई डिटेल तारुफ तो ज़रा बाद में होगा, मगर एक चीज़ जो मुझे ज़रूर शुरू में कहनी चाहिए थी वो ये थी कि आप मुसन्निफ भी हैं, बहुत है ना। उसके लिए अलग से आप आपके दिल के बहुत करीब है। दिल के करीब है, और दिल के करीब वाली बात रह गई, आप देखिए। मैं तो शाह जी ने बड़ा वक्त गुजारे जी। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਐਸੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਸੂ ਸੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। फिर दाद ऐसी दिंदे ने, वाह वाह वाह, ये ज़रा देखिएगा, शेर देखिएगा। मुर्शद शेर देखना कि सुनना होता है। फातिमा साहिबा, क्या है प्रोग्राम के? जी शाह जी, तो आज के जो हमारे मेहमान हैं, हमारी टीम ने उनके लिए एक पैकेज तैयार किया है, तो आइए चल के देखते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰੀ ਗੈਪ हो कभी अद्धी नजर आ रही है। मस्ताना साहब को मसला ये हो रहा है कि वो गायब नहीं हो सकते ना। हाय मैं सदके जावां। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਾਤ है? ਤੁਸੀਂ बाहर डॉक्टरों को कोई टीका लगाएगी तो दर्द नहीं होती। मुझे नहीं पेन हो रही, लगाएं आप लगाएं। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਤਕਾਂ ਸਿਰਫ ਖਲਾਰਾ ਖਲੂਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। आप खिलारा समेटने के लिए आते हैं? आपका खलारा कौन समेट सकता है? तेल तुसी बेचते हो, डॉक्टरी तुसी कर रहे हो, किताबां तुसी लिख रहे हो, लोगों के एक्सरे भी करते हो। मुर्शद तुसी सिर्फ शायरी कर रहे हो। आपने पैकेज का बता दिया था शायद जी। तो अगेन बाकायदा तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब, आपकी तशरीफ आवरी का। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। नहीं, बहुत शुक्रिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स ऑनर टू बी विद यू। नहीं, हमारे लिए आप इतने क्वालिफाइड और पढ़े लिखे आदमी हैं। अगर आप किसी सही पढ़े लिखे मुल्क में होते और मस्ताना साहब आपकी मार्केटिंग करते ना, आपको सोने में तोला जाता। तो बुनियादी तौर पे हम मोहताज रहे मस्ताना साहब की मार्केटिंग और किसी और जगह। अज लगता सारे मेरे दुआले हुए। ए होसने मेरे नहीं आना, मैं तो विच हल्का हल्का तड़का ला लाना वा। मुर्शद अच्छा जो मैंने जुगत होंगी है तो मुतमिन होकर बैठे होंगे ने। क्या ठीक हो रही है, आज ठीक हो रही है। डॉक्टर साहिबा,
आपका जितना मिजाज सख्त है, अगर आपकी शादी होगी तो क्या बनेगा ये सोच रहा हूँ मैं। ਐਵੇਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਉਹ ਉੱਥੇ। मस्ताना साहब आपके साथ लगता है लाइव होता रहता है ऐसा। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਐਸਾ ਖੋਲਦੀ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। राय साहब ये फरमाइए कि हम ये महसूस करते हैं कि बहुत सारा आपका ब्रेन जो है उसकी उस तरह से दिलचस्पी नहीं रही सिविल सर्विस में, जिस तरह से ख़ास तौर पे जब हम लोग पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ में थे और हम देखते थे कि यार हमारे इर्द गिर्द जो था एक इन्वायरमेंट था ना। अब ये मैं देखता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर की वजह से भी और भी दीगर वजूहात की वजह से भी, तो अगर जो बड़ा ब्रेन है आपका वो सिविल सर्विस में नहीं आएगा तो क्या मुल्की मामलात पे, मुल्की मामलात चलाने पे इसके अच्छे असरात होंगे कि बुरे होंगे? अच्छा, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि अभी भी तकरीबन कोई हर साल जो इम्तिहान होता है ना CSS का, उसमें 15,000 तकरीबन कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं। दाखिला तो भेजते हैं 26-27 हज़ार। फिर आखिरी रात को आके आपको पता है ना, जो उनको वो घुमड़गेरियाँ पड़ती हैं कि यार क्या बनेगा, और आप अपीयर नहीं होते, जो चांस आपका काउंट नहीं होता, 3 चांस होते हैं, तो इम्तिहान देंगे तो वो गिना जाएगा, तो वो 12-15 हज़ार निकल जाते हैं, लेकिन 15,000 स्टूडेंट अपीयर होते हैं। अच्छा, ब्रेन का मसला नहीं है जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और ये भी एक ऐसे मिथ बन गई है कि जी बड़े कोई प्राइवेट सेक्टर पता नहीं क्या उधर कोई सोने की टहनियाँ लगी हुई हैं, मतलब हमें प्राइवेट सेक्टर से बेहतर तनख्वाह मिलती है प्राइवेट से। देखिए ना, ये हमारी एक क्रिएटेड चीज़ है ब्यूरोक्रेसी की। देखिए हम मास्टर्स तो है ना कुछ चीज़ों में, जैसे हमने कौम को यकीन दिलाया कि हमारे बगैर मुल्क नहीं चल सकता, जैसे हमने कहा कि हम बड़े ऑनेस्ट हैं, जैसे हमने कहा हम बहुत पढ़े लिखे हैं, तो वो अगर ये सारे हालात है तो भाई वेयर इज द रिजल्ट, फिर मुल्क चलता नजर आता है ना। क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज कभी कोई माशाल्लाह सिस्टम तो आप ही लोग हैं। जी बिल्कुल, हमारा तो माशाल्लाह 14 अगस्त की रात से लेकर आज तक कायम दायम है और एक सेकंड का वक्फा नहीं है। तो बुनियादी तौर पे ये है कि इस ढांचे को, एक बिल्डिंग होती है ना कि आप उसको वो सरगोदे की जुबान में थोड़ी थमा कर लेते हैं, रिपेयर करते हैं, नीचे से सारा देते हैं। एक होता है फिर फैसला करते हैं कि भाई ये नहीं चल सकती, इसको आप डिमोलिश करें, नई बिल्डिंग बनाएं। ये सारा सिस्टम ही ब्यूरोक्रेसी का रिडेंडेंट हो चुका है, ये डिलीवर ही नहीं कर सकता। आप इसमें गोल्ड मेडलिस्ट लेके आए, आप जितनी मेरे के 2.5 साल की तो ट्रेनिंग होती है। ये कौम की खिदमत के लिए आते हैं बच्चे या एक तासुर ये है कोई कि पावर है? खिदमत नहीं है, ये सारा जो रट्टा हमने लगाया हुआ है ना। मैट्रिक जो बच्चा करता है ना 6 नंबर लेके, आपने बोर्ड में पोजीशन ली होगी, वो पहला उसको वो कहता है मैं ये बन के मुल्क को कौम की खिदमत करूंगा। यानी आपको वो बनने तक खिदमत आपने करनी ही नहीं, या अल्लाह ना करे उस सीट पे ना लगे। खिदमत तो हर जगह पे हो सकती है। देखिए सीधी सीधी नौकरी, ब्यूरोक्रेसी के बड़े खिलाफ लग रहे हो। मैं बहुत खिलाफ हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान के हक में हूँ। हाँ। देखिए ना, एक ही चीज़ बच सकती है ना, या हमारे पर्क्स। मैंने एक डॉन अखबार पे आर्टिकल लिखा 2011 में, उसमें मैंने कहा कि ये हमारे घर जो है ना, खासतौर पे GOR1 में है, मेरी रिहाइश अपनी GOR1 में है। अच्छा मुझे बताएं, एक मकरूज मुल्क के शाह साहब, एकड़ों में घर होने चाहिए, और जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं। एक मुनासिब डिसेंट अच्छी रिहाइश आपको चाहिए होती है। गवर्नर हाउस आपने 600 कनाल का रखा हुआ है, यानी एक माल रोड पे सबसे ज्यादा लाहौर में प्रॉपर्टी के मालिक गवर्नमेंट है, और उसका 1% हम आमदनी नहीं करते वहां से। चिड़ियाघर आपका सबसे बड़ा लाहौर में है, उसके सामने गवर्नर हाउस है, उसके अंदर फिर एक चिड़ियाघर है। तो इससे उस चिड़ियाघर वाले पासे ना जाओ वो चिड़ियाघर वो तीसरा है, वो तीसरा ऐसा मैनू भी दसो कि चिड़ियाघर के बारे किहड़ियां गल्लां हो रही ने। हम भाईजान ये कह रहे हैं, जैसे मैंने अर्ज किया ना कि ये एक गरीब और मकरूज मुल्क है, तो उसका क्या तरीका होता है? अगर आप गरीब हैं या मैं गरीब हूँ या एक मुल्क गरीब है, जी सर, उसके 2 ही तरीक़ेकार है ना, कि आमदनी में आप इजाफा करेंगे और खर्चे अपने कम करेंगे। जी सर। तो हमने एक सबसे बड़ा चिड़ियाघर तो चले बना दिया पब्लिक के लिए माल रोड पे। जी सर। उसके बिल्कुल सामने सड़क के पार है गवर्नर हाउस, जो माशाल्लाह 600 कनाल में है। उसके अंदर फिर एक चिड़ियाघर है। भाई अगर गवर्नर साहब ने तोते चिड़ियाँ देखनी है या बंदर शंदर, तो रोड पार कर लें। मतलब कोई तुक बनता है कि एक चिड़ियाघर के बाहर फिर 600 कनाल और फिर उसमें चिड़ियाघर। तो ये जो फजूल खर्ची है ना, इसी खिलाफ मैंने लिखा है। मैंने तो ये भी लिखा है और कहा भी है मीडिया पे कि भाई हमारे ये घर आप डिमोलिश करें, गिराएं, इनको ख़त्म करें और हमें को 3-3 मरले के फ्लैट दें। तो आपका ये कहना है कि आज भी नौजवान जो हैं वो जौक दर जौक CSS करना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल करना। और उसमें वो लोग हैं जो बहुत ही आला तालीम याफ्ता। एग्जैक्टली, आला तालीम। Exactly. और इसके असरात क्या देखते हैं आप फ्यूचर में पाकिस्तान? असरात देखिए ना, 200-250 सीटें हैं CSS की, 400-500 सीटें PMS की, मिला के 600-700 कंपटीशन की सीटें बनती हैं।
आप जितनी भी तैयारी कर ले, आखिर 600-700 सीट है तो उतने ही लोग सिलेक्ट होंगे ना, बाकी उन्हें कहीं ना कहीं जाना है। तो मैंने बहुत सारी रिफॉर्म्स भी इसमें प्रपोज की हैं कि अगर आप CSS या मुकाबले के इम्तिहान लेने हैं तो उर्दू ज़ुबान में लें। बस देखें ना, सारी ज़िंदगी तो उर्दू ज़ुबान पढ़ता है, हम आके कहते हैं इंग्लिश में इम्तिहान दें, फिर मुँह टेढ़ा करके उसमें अंग्रेजी बोले। भाई आपने टैलेंट लेना है या अंग्रेज दान लेना है, आपने ढूंढना है टैलेंट। और मैं दावे से शाह साहब आपको कहता हूँ, जिस दिन ये उर्दू जुबान हो गई, ये जो आपका बेल्ट है, लिया बखर, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में आगे निकल जाएं, सब इनके बंदे आएंगे। आप रिटायर हो चुके हैं कि होने वाले? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर्विस में हूँ। मुझे बड़े लोगों ने कहा जी आप नौकरी छोड़ दें, मैंने कहा जी आप मुझे निकाल देगा, निकाल सकते हैं। हर हुकूमत ने कोशिश की मुझे नौकरी से निकालने की, निकाल नहीं पाए अभी तक। नहीं, मुझे आपकी राय सुन के यही अंदाजा होगा कि आप नौकरी नहीं करना चाहते। सर्विस में कैसे हैं? देखिए ना, एक है मेरी नौकरी और एक है मेरा मुल्क। तो मैं सबको कहता हूँ यार, नौकरी से पहले मैं बेसिकली तो मैं पाकिस्तानी हूँ, मुसलमान के बाद पाकिस्तानी हूँ, इंसान है और अभी भी है, अपने पाकिस्तानी मुआशरे हूँ। को हमें देखना। अच्छा, हम रिश्वत ले सकते हैं, हम शराब पी सकते हैं, हम मुल्क को तबाह कर सकते हैं, लेकिन मुल्क के हक में बोल नहीं सकते। देखिए ना, ये आप सिविल सर्वेंट है, भाई सिविल सर्वेंट है, देन सो व्हाट। यानी सिविल सर्वेंट का मुल्क। अच्छा, मैंने कभी बाहर की नेशनलिटी अप्लाई नहीं की, आई हैव नेवर अप्लाइड। और मैं तो गवर्नमेंट को 2011 से कनाडा शनाडा जानता कोई प्रोग्राम नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी हमने अप्लाई ही नहीं किया। बच्चों को भी कहा है कि इधर जीना है, इधर मरना है, इसी अगर घर में खराबियां हैं तो हमने इसको ठीक करना है। देखिए सर, मेरी जब लाइफ थी बाहर, क्या बात आपकी बात मेरे पास मैं क्यों ये सोचूं कि आप दुरुस्त नहीं कह रहे, आप यकीनन दुरुस्त कह रहे होंगे। बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव नेवर अप्लाइड इवन, कभी सोचा ही नहीं। डॉक्टर साहबा, ये फरमाइए कि जो नौजवान आपको देख रहे हैं वो कैसे आपसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं? जो आपकी जर्नी है, आप एंटरप्रेन्योर हैं और कुछ ना कुछ करती रहती हैं, कुछ ना कुछ पैसे कमाती रहती हैं, खुद भी अपना पैसे कमाती हैं, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती हैं, कैसे आपको ख्याल आया? अच्छा, जो बात राय साहब ने की है ना, मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यू यही करना चाहूँगी कि जैसे इन्होंने कहा कि CSS बच्चे करते हैं और इतनी 25,000 अप्लाई कर रहे हैं, 200 जॉब है। मेरा भी यही मोटिव था। शाह साहब, मैंने जब ये मैट्रिक किया ना, उसके बाद हम जब यूनिवर्सिटी में आए तो यूनिवर्सिटी में ना मुझे निकाल दिया गया। थोड़ा सा कुछ एक इशू हुआ तो हमें जी निकाल दिया यूनिवर्सिटी में। 1 साल के लिए हमें रेस्ट्रिकेट कर दिया। कुछ भी नहीं, मास्टर ने जुगता की थी। मस्ताना साहब दिल पे ले गए हैं आपकी बातें, भूल नहीं रहे। दिल वाली बात आ गई ना फिर मस्ताना साहब। दिल तो बहुत कुछ चाह रहा है, लेकिन मुर्शिद ने मना किया है कि दिल दी गल गैस ना नहीं करनी। मेरा भी दिल ते बड़ा कुछ चाह रही है, लेकिन मुर्शिद ने मैनू भी मना किया कि कुछ नहीं कहना हो। मुर्शिद देव इजाजत पर चाहिए ना। अब आप तफसील बता रही थी उसकी। जब हमने यूनिवर्सिटी से निकाला ना, मैंने तब नहीं, एक आप तफसील बता रही थी, यही बता रही हूँ कि यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जब हमें। नो, आप तफसील बता रही थी क्यों निकाल दिया। अच्छा, क्यों निकाला? थोड़ी सी क्यों निकाला को आप बहुत रिपीट ना करें। ये बड़ी मशहूर बात है कि मुझे क्यों निकाला। मैं ना अभी आगे बोलने लगी थी कि जब मुझे निकाला तो मैंने नहीं पूछा कि मुझे क्यों निकाला। राय साहब, आप अपनी नौकरी के पीछे पड़े, मैं आपको बता दूंगा। और कोई है कि नहीं है, आप खुद पीछे पड़े। राय साहब तो देर के बंदे नौकरी छड़ के ना मुड़ के पार्क च बैठ रंग खेड रहे होंगे। नहीं, मैं तो सानू साहब के नाल आके मैं अच्छा, तो जब उन्होंने यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, कुछ थोड़ा सा ऐसे जैसे क्लास में इशू हो जाता है ना, और मस्ताना साहब वाली बात कि मैं थोड़ा क्वेश्चनिंग, मेरी आदत है ज़्यादा पूछने की कि ये चीज़ मुझे थोड़ा सा होता है। जैसे हम कोरोना के पीरियड में हमें पढ़ाया गया, पर प्रैक्टिकल के नाम पे दे गेव अस प्रैक्टिकल बुक्स, तो ये कोई सेंस नहीं बनती ना कि आप प्रैक्टिकल के नाम पे बच्चों को, हमारे 9th-10th के बच्चों को भी प्रैक्टिकल के नाम पे प्रैक्टिकल बुक्स देते हो। तो कोरोना में भी दे आर चार्जिंग फॉर अस, एवरीथिंग इज डूइंग, बट हमें कुछ नहीं करवाया जा रहा। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चनिंग, और फिर डीन जी ने हमें 1 ईयर के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया। अच्छा, जब मुझे निकाल दिया शाह साहब, दैट वाज द पीरियड जब मैंने ये सोचा कि हम अपने बच्चों को, जब वो छोटा बच्चा होता है उस टाइम से घसीट के उसको यूनिवर्सिटी तक लेकर आते हैं, और उसके माइंड सेट में सिर्फ ये होता है पढ़ना है और टेस्ट है, पेपर है, पढ़ना है, टेस्ट है, पेपर है, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाता ही नहीं है। तो जब उन्होंने मुझे निकाला तो अब मैंने सोचा, अच्छा, अब सोचा कि जिंदगी में अब पढ़ाई तो नहीं है, अब तो कुछ करना है। दैट वाज द टाइम पीरियड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग बिजनेस। तो फिर मुझे माइंड में आइडिया आया कि बच्चे क्रिएटिव क्यों नहीं बनते हैं। ओह, तो इसका मतलब इसीलिए आपने वर्कशीट जो प्रोग्राम है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। लेकिन इस हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं तो सही।
बेसिकली हमने ये सोचा कि हमारे बच्चे क्रिएटिव क्यों नहीं बनते हैं। आप उन्हें ये कहते हो कि ये नाउन की डेफिनेशन है जो बुक में लिखी हुई है, आपने सेम एज इट इज यही लिख कर आनी है। आप उनको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाने देते हो। वी स्टार्टेड क्रिएटिंग वर्कशीट्स। नहीं, लिटरली इस तरह से होता है कि अगर ये लिखा हुआ है ना कि नाउन इज अ वर्ब लाइक द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, तो यू कैन राइट कि अगर कोई भी, अगर आपको, जैसे हमारे पास कैम्ब्रिज में डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं, तो यू कैन राइट ओवर देयर। बायोलॉजी में बहुत सी डेफिनेशंस हैं, लेकिन टर्म कहते हैं कि आपने एज इट इज लिखनी है, खास तौर पे अपने अल्फाज में लिखें। हाँ, आप अपने वर्डिंग में बच्चों को लिखने नहीं देते हो। पंजाब टेक्स्ट बुक में भी मैं रिकमेंड बताना चाहूंगी कि वो रट्टे की तरफ आ जाते हैं, रट्टालाइजेशन है। तो वर्कशीट हमने एक मीडियम बनाया कि बच्चा जो लिख रहा है दुनिया से जहां मर्जी से नॉलेज लेकर आ रहा है, अगर वो ठीक है तो आप उसको करेक्ट, अगर वो नाउन की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है तो वो ठीक है, आप उसको करेक्ट करें। फिर दूसरा, शाह साहब, आप ये देखें कि पेपर का कॉन्सेप्ट हमारे बच्चों में, एग्जाम, अब एग्जाम सिर्फ तब दिखाया जाता था जब एग्जाम होता है, उससे पहले कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही। तो हमारे बच्चे, जो ये वर्कशीट का पैटर्न होता है, बेसिकली ये एग्जाम है ना, जो उनको सिर्फ एग्जाम के पीरियड में दिया जाता था। हमने उनसे ये कहा कि आप इतनी दफा बच्चों को रिपीट करवाएं कि उनको फोबिया ना हो कि ये एग्जाम है। जब एक बच्चे को डर ही नहीं होगा, उसने एक ही जैसे एडिशन को, आप लेट्स सपोज एडिशन का क्वेश्चन है, आपने एडिशन के क्वेश्चन को 10 डिफरेंट टर्मिनोलॉजी में बच्चे को करवा दिया, अब आप उसको जैसे मर्जी दे दें वो कर लेगा। हमारा एक सिस्टम ये भी है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना उसको। हमारा एक सिस्टम ये भी है कि हमें पढ़ाया जाता है 2 + 2 = 4। अब जब वो एग्जाम में आएगा तो वो आएगा 2 + 2 = 4 y, लेकिन आपने y वाला सेंटेंस तो बच्चे को नहीं पढ़ाया था ना। तो वहां से हमने वर्कशीट्स क्रिएट की। ये आइडिया इतना वायरल गया, हमें पेरेंट्स से इतनी दुआएं दी कि अब हमारे पास कोई मीडियम है एटलीस्ट। लेकिन आपने इसको बिजनेस मॉडल में कैसे कन्वर्ट किया? सबसे मेन आइडिया, पाकिस्तान में अगर आप कुछ करना चाहते हैं एंड यू वांट कि आप ग्लोबली हिट करें, हर बंदे को घर तक रसाई हो, तो उसका मीडियम ये नहीं है कि आप दुकान खोलकर बैठ जाएं। क्विक सोचें, थोड़ा सा एडवांस चलें, ऑनलाइन काम करें। क्योंकि ऑनलाइन हर बंदा शॉपिंग करता है और हर बंदा उस चीज को देखता है। दुनिया इतनी एडवांस होती जा रही है कि अब तो लोगों ने सुई भी खरीदनी हो तो लोग ऑनलाइन जाते हैं। ठीक है, नहीं मैं समझना चाहूंगा, आपने वर्कशीट्स बनाई, उसके बाद क्या किया आपने? उसने आपने ऑनलाइन उसको, अच्छा पैटर्न पूछ रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने वर्कशीट्स बनाई, फिर हमने उसकी एक डोमेन खरीदी, जैसे हमने नाम रखा कैम्ब्रिज वर्कशीट्स, क्योंकि कैम्ब्रिज इज एन एडवांस सिलेबस इन पाकिस्तान। उसकी हमने डोमेन, जैसे नाम खरीदते हैं ना, ये जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, नाम खरीदने के बाद उसकी वेबसाइट बनाई और उसके पेजेस बनाए, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड टिकटॉक। वहां पे हमने उसकी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट की कि आपके बच्चों के लिए ये वर्कशीट क्यों जरूरी है, ये क्या करती हैं, इससे आपके बच्चों के लिए क्रिएटिविटी में क्या एनहांसमेंट हो सकती है। डॉक्टर साहब, आई गॉट योर पॉइंट। कितना आपका ये आइडिया आने से, या आपको एक इशू हुआ, उसके बाद आपको लगा कि भाई ये होना चाहिए, ये जो सिस्टम है ठीक नहीं है पढ़ाई का, और फिर उसके बाद ये डोमेन खरीदना, वेबसाइट बनाना, उसके बाद फिर वीडियोस बनाना, यहाँ तक पहुँचने में अभी वो लोगों ने देखना, उसके रिजल्ट्स आना शुरू नहीं हुए, कितना अरसा लगा? अराउंड 7 मंथ्स लगे। 7 मंथ। कितना आपको क्लियर था कि जो 7 महीने आप रियाजत कर रही हैं इसके क्या रिजल्ट्स होंगे? लाजिम बात है, कुछ इन्वेस्टमेंट भी हो रही होगी, वक्त की भी इन्वेस्टमेंट थी, कुछ और भी पैसा लगा होगा, मगर आपको क्या उम्मीद थी कि अच्छा इसके क्या रिजल्ट्स आए? शाह साहब, मेरे ना बाबा मुझे कहते हैं कि कोई भी काम करना है ना और वो अच्छा है तो इसी नीयत से करना है कि वो लोगों को पसंद आएगा और वो चलेगा। जब मैंने इसको किया, मुझे पता था ये नीड है पाकिस्तान की, और मेरा पेरेंट्स के साथ ना साथ साथ इंटरेक्शन भी हो रहा था। मैं उनसे क्वेश्चन आंसर्स करती थी, पूछती थी, फिर हमने फ्री में बड़े सैंपल्स दिए, हमें सैंपल्स का हमने रिस्पॉन्स दिया, वो बहुत अच्छा था। तो ऑटोमेटिकली आपको पता था कि ये एक आइडिया न्यू है और ये हिट करेगा। और 7 मंथ्स के बाद जब वो लॉन्च हुआ, उसको प्रॉपरली, उसने हमें इतना खुश किया कि हम लोग विद इन नो टाइम हमारा ग्राफ जो है वो ऐसे पीक पे चला गया, क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटर ही कोई नहीं था। या तो आपका मार्केट में एक नीश क्रिएट कर ली ना आपने। मार्केट में वर्कशीट का कोई कॉम्पिटिटर था ही नहीं, अभी भी राइट नाउ भी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। और हमारी वर्कशीट, आप ये देखें कि पहले हम ये देखते थे कि हमारे बच्चे आला तालीम के लिए बाहर जाते हैं। हैव यू एवर हर्ड के बच्चे बाहर के जो लोग हैं वो ये वर्कशीट्स मंगवा के अपने बच्चों को करवा रहे हैं? क्या हमारी जो वर्कशीट है वो दुबई में, सऊदीया में, इसके बाद न्यूजीलैंड में, लंदन में बहुत पसंद। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है और अच्छी बात है, मगर ये जो आप क्लेम कर रही हैं, मैं पूरा यकीन करता हूँ कि आप दुरुस्त कह रही होंगी, लेकिन लोगों को कैसे आपकी इस बात पे यकीन आए? अच्छा, हम लोग जब इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोस बना रहे होते हैं ना, तो हमारी प्रॉपर पोस्टिंग हो रही हुई होती है और हमें बाहर से रिव्यूज आ रहे होते हैं, तब हम पोस्ट कर रहे होते हैं। जैसे कुछ भी बाहर के लोगों ने मंगवाई है तो वो वहाँ से वीडियोस बना के भेज रहे होते हैं अपने बच्चों के साथ, पेरेंट्स बना के भेज रहे होते हैं, तो वो ह्यूज वीडियोज होती है जो हम अपने पेज के ऊपर ऑडियंस। बहुत सारी तालियां आती हैं, बहुत सारी।
तो देखिए ना, ये हमारा जो नौजवान है, इसलिए मैंने कहा था कि आज का प्रोग्राम जो है वो खास तौर पे नौजवानों के लिए है। सर देखो ना, इन्ना बोलने तो बाद ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुमन राव साहिबा, आप एंटरप्रेन्योर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राय मंजूर नासिर साहब, आप सिविल सर्वेंट हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए, नौजवानों के लिए, कारोबार के हवाले से, मुलाजमत के हवाले से, पाकिस्तान की खिदमत के हवाले से, अपने ख्वाब अचीव करने के हवाले से बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी शाह जी, अब हमारा जो सेगमेंट है सर, उसका नाम है मेरा कुछ सामान। सो डॉक्टर साहिबा और मंजूर साहब, ये जो आपके सामने पड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं जादुई संदूक। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, वो हो सकता है आपको किसी भी चीज़ की याद दिलाएं, कोई हैप्पी मोमेंट, कोई सैड, जो भी है। तो हम चलते हैं अपने जादुई संदूक की जानिब और देखते हैं आपको किस चीज़ की याद आती है। अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਕਲੀ ਖਲੋਤੀ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਐਵੇਂ। तो फिर इसे बड़ी फीकी जुगत कहते हैं। भट्ट साहब, लोग के सारे ड्रामे देख रहे हैं। आप जिस किस्म के ड्रामे करते रहे ना, वो छुप के ही देखे जाते हैं। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਇਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਧਰੋਂ ईरान, इधरों इराक, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ, ਤੁਰਕੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा हमें ईरान और इराक बनाया, सही गल है। कोई अमेरिका नहीं। नहीं, अच्छा वो बमबारी करन डे हो। ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਗੈਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। मुझे लगता है शाह जी हम अपने सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, भट्ट साहब ਦਾ ਜਿੱਡਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਛੱਤ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਗਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। अच्छा, ये तो बड़ा सामान आपने रखा हुआ है। पहले तो खैर ये बॉक्स बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। दियो गड्डी दी चाबी रखावा में। ये आप काम कर दें, मैं आपको दुबई में खाना खिलाऊंगा। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। नहीं, बाहर मैं जाता हूँ लेकिन सेटल नहीं होते। तो एडा खाना महंगा कि ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ मैं किसी को कुछ लाइंदा ही नहीं, नहीं। पाकिस्तान में तो लोग आपको खिलाते ही रहते हैं ना। आप जैसे बंदे को तो बनता ही दुबई में है। नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। सर मैं ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰਾ बहस भला क्यों नहीं करता? नहीं, आपकी मैं इज्जत कर रहा हूँ, उसमें बहस बनती ही नहीं। सर तो डर के बाहर निकल देगा ना, इसको उठा लो। अगर कोई करप्शन करता तो उसका मुंह खोलते। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋ? मैं अर्ज कर रही सी कि ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਜੇ? ਮੈਂ इसलिए तो ਤਾਂ आपको पकड़ नहीं रहे। ਉਹ ਸਰ ਸੈਂਡਲ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਏ ਨੇ, ਸੈਂਡਲ ਪਾਏ ਨੇ। तो शाह साहब, मैं कभी भी बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन तो नहीं रहा, लेकिन मुझे ना इसका बड़ा शौक था बैडमिंटन का। अच्छा, एक तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, मैं पढ़ा लिखा बंदा को ढूंढ रहा था, मिल गए हैं भाई, ये बैडमिंटन क्यों, इसमें क्या बुराई है? बैडमिंटन कहते हैं ना, ये आपने जरूर बताना है। दूसरा ये था कि खैर वो मैं कभी जीता नहीं। सर, हमने इसको बैडमिंटन कभी कहा नहीं, हमें तो चिड़ी छिक्के का पता है। चिड़ी छिक्का, वो ठीक है। वेरी वेल आंसर। देखो शाह साहब वक्त जरूरत सरगोते नहीं पड़ जाते थे। फिर फिलासफर ਸਰਗੋਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਦੇ। शायद नहीं, फायदा हो गया ना। अच्छा, वो ना गुजरात में खारियां, बल्कि मेरी पोस्टिंग थी, तो हम ना शाम को ऐसे ही खेला करते थे। तो हमारे एक दोस्त थे राजा साहब, वो काफ़ी भारे, तो मैंने उनको टारगेट किया कि ये वाहिद बंदा है जिसको मैं हरा सकता हूँ। मैंने कहा राजा साहब गेम लानी, तो राजा साहब भी रजाई में आ गए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल लगानी है। अच्छा, वो काफ़ी ना बल्कि मोटे से भारी से थे, थोड़ी एज भी उनकी ज़्यादा थी। तो खैर अच्छा, ये मुझे आइडिया नहीं था कि अच्छा, एक करप्शन नहीं, वो मैं बताता हूँ, इंटेलेक्चुअल करप्शन। अच्छा, वो उनको ना एक हमने आगे किया, फिर पीछे किया, तो राजा साहब दौड़े, तो 6-7 बालों के बाद वो बेचारे गिरे और उनका ना घुटना टूट गया और 6 महीने वो बेड पे रहे। तो खैर हमें दुख तो बड़ा हुआ, लेकिन ये एक अचीवमेंट ही समझ लें। ये वैध अचीवमेंट है जो मेरी से जुड़ी हुई है। लेकिन इट्स अ वेरी गुड गेम, और मैं ज़रूर नौजवानों से, बल्कि सबसे कहूँगा कि स्पोर्ट्स की तरफ आएँ।
हाँ। देखिए ना, ये हम समझते हैं कि ये कोई प्रोफेशन है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे ऑक्सीजन है। मतलब ये आप जितनी कर सकते हैं वो जरूर करनी चाहिए। जब आप टेक्स्ट बुक बोर्ड में थे, जी, जी। आपने इस सिलसिले में कोई काविश की थी कि निसाब के अंदर ये जो खेलों के हवाले से, तालीम के हवाले से, कंप्यूटर पर वक्त गुजारने के अलावा भी, चूंकि अब इसकी ज़रूरत है, इसके हवाले से कुछ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कुछ मज़ामीन शामिल किए जाएं? शाह साहब, जब मैं वहाँ पे एमडी था ना, 2020 की बात है, तो मैंने पूरे सिलेबस का असर नौ जायजा लिया। अच्छा, सिलेबस मुझे समझ नहीं आती कि जिन्होंने बनाया है ये कौन लोग हैं, क्या रिक्वायरमेंट क्या है और वहाँ पे लिखा हुआ क्या है, और बिल्कुल रट्टा लगा हुआ है। लेकिन हमारी सिलेबस की किताबों के अंदर कुरान पाक की आयतें गलत थी, हदीसें गलत थी, तौहीन सहाबा, तौहीन रिसालत, और मैंने 100 किताबों पे पाबंदी लगाई जिनमें ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, पाकिस्तानी सब शामिल थे। और पता है बहुत हंगामा हुआ पाकिस्तान में। तो कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए भी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने शुरू से लेकर 10 तक किया, उसमें स्पोर्ट्स को हमने डाला, और ये जितने भी गैजेट्स हैं जो इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रही थी, इन सब चीज़ों पे हमने काम किया। कोरोना का दौर था, सिलेबस को हमने स्टार्ट किया। अच्छा, वेरी गुड। यस। अच्छा, राय साहब, ये जो किताब है आपकी सीरत नबी पर, इसके हवाले से ज़रूर थोड़ा सा हमें। जी, ये बड़ा सिंपल प्रोजेक्ट है जी, और मैं 1 मिनट में आपको अर्ज करता हूँ कि बुनियादी तौर पर मैं कैरेक्टर बिल्डिंग समझता हूँ कि इंसान की सबसे बड़ी चीज़ है उसका किरदार। देखिए, अल्फाज हमारे बड़े सही है, और हम गुफ्तगू भी करते हैं तो हम कहते हैं देखिए जी क्या मिसरा अता हुआ है, क्या फ़िक्रा अता हुआ है, पे बुनियाद तो है कैरेक्टर। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सफ़ा की पहाड़ी पे खड़े होकर अपने लोगों से खिताब फरमाया और इस्लाम की बड़ा दावत दी, तारीखी बात है। तो वहाँ पर उन्होंने अपना किरदार पेश किया। उन्होंने फरमाया कि अगर मैं कहूँ कि इधर से एक फौज आ रही है तो आप मान जाएंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मान जाएंगे, क्योंकि आप सच बोलते हैं। तो आपका कैरेक्टर है ये, बेसिकली कैरेक्टर बिल्डिंग का हमारा प्रोजेक्ट है कि लोग किसी न किसी तरह से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा पढ़ जाएं। अच्छा, प्रोजेक्ट ये है कि ये मैंने किताब लिखी है, इसका मुकाबला कराते हैं, ये सिलेबस बुक है, और मज़े की बात यह है कि इसमें स्टूडेंट भी हिस्सा ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, मस्ताना साहब भी, डॉक्टर साहब, आप सब लोग, और आपके पेरेंट्स भी ले सकते हैं। उम्र की कोई कैद नहीं, एनीबॉडी कैन पार्टिसिपेट। आप जानते हैं कि आकायद व जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, वो तो कैसी रोशनी है जिससे सूरज, चांद, सितारे, सारी दुनिया जो है वो उससे रोशनी लेती है। और वो उम्र जो है उसकी ना कोई कैद है, ना कोई पाबंदी है, ना कोई लिमिट है, और ना वक्त की है, वो अजल से जारी है और अबद तक जारी रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसका फिर हम जीतने वालों को 50 लाख के इनाम देते हैं, और उसमें हमने किताब पे लिखा हुआ भी है कि हम कोई चंदा डोनेशन नहीं लेते। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी तारीख का कुछ 1460 साल हो गए इस्लाम को आए हुए, ये अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट है। अच्छा, नहीं, जैसे हमारे पास एक तालिब इल्म की हैसियत से मेरे पास तकरीबन 11-12 के करीब सीरत की किताबें हैं ना, मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स की हैं, उसमें मुख्तलिफ आप जानते हैं मसालिक का भी मामला है। तो आपने फिर कैसे उसको यकजा किया है? चूँकि सीरत के हवाले से बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उनकी जो मुख्तलिफ मसालिक के हैं, उनके मुख्तलिफ कॉनोटेशन है सीरत के बहुत सारे वाक़यात को लेकर। बहुत सारे लोग को वाक़यात की सेहत के हवाले से कुछ की राय मुख्तलिफ होती है, कुछ की राय है कि वाक़यात पर तो बहुत इजमा पाया जाता है उम्मत का या मसालिक का, मगर कॉनोटेशन मुख्तलिफ है। उसको फिर आपने कैसे यहाँ पे अच्छा, ये बात मुझे आपको समझानी बहुत ईजी है, क्योंकि आप उसकी तह तक पहुँच सकते हैं। देखिए, जो मैसेज है ना किसी भी वाक़े का इस्लामी तारीख में या सीरत नबी में ख़ास तौर पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मिसाल के तौर पर जंग बदर हुई, अच्छा बदर में मुसलमान थे 313, कहीं लिखा हुआ है 311, 312, 314, 315, आप इनमें कोई फिगर फर्ज कर लें, यानी इस पे कोई झगड़ा नहीं कि 13 थे या 11 थे या 14 थे। ये तय है कि तकरीबन 3 गुना का फ़र्क था। एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट कि दूसरी तरफ कितने थे, 950 या 985 या 1000, तो वो 1 और 3 का मुकाबला था। फिजाए बद्र इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। हाँ। फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। फातिमा, चल बेटा बरी बखा। अच्छा, इसमें तो बहुत कुछ है। वैसे तो मुझे जो मेन एक बड़ी फनी बात याद आई हुई थी, वो तो इस रैकेट से याद आई हुई थी। तो आप उसमें बात कर सकती हैं। इसी से मैं आपको एक बात बताती हूँ, बड़ी मजे की। मैंने ना बाबा से बोला, मेरे ना बाबा थोड़े से जैसे बाकी एक, जैसे मैं सबको बताती हूँ, वो कहते हैं ना बाबा तुम्हारे कैसे हैं, मैं कहती हूँ वो मेरा बाप है, और वो बाप जैसा बाप है, प्रॉपर बाप वाला सिस्टम है। तो मेरे पापा थोड़े से ना, आप समझ लें कि थोड़े से हैं इन चीज़ों पे कि
थोड़ा सा चीज़ों को रोक कर, और कंट्रोलिंग पेरेंट है बेसिकली ना। तो वंस मैंने बाबा को बोला, बाबा मेरा मैच है, तो ये ना मुझे ला के दो, मैंने खेलना है। तो हम लोग वहाँ पे ना एक रैकेट शटर खेलते हैं। पापा कहते ठीक है। शाह साहब सरगोदा गए। आपका सरगोदा, सरगोदा से क्या ताल्लुक है आपके वालिद साहब का? हम लोग बेसिकली हैं सरगोदा के। चलो तो सब पहले दसे नहीं सन सरगोदे दो और भाई जी लस्सी ले आओ कुड़ी हस्ते। मैंने बाबा से बोला कि बाबा मुझे भी ये ला दो बैडमिंटन, तो हमने ना खेलना है, और हमारी प्रैक्टिस चली है। मैं शाह साहब बड़े दिन इंतजार किया, वो 3-4 दिन मैंने बाबा का इंतजार किया। आधी रात को ना एक शटर उठा, एक रैकेट। इनका बाबा एक क्यों लाए हो? कहता की होया, जिन्हें जिन्हें खेलना है स्टे विद अस नाज़रीन। क्या ब्रिलियंट नौजवान डॉक्टर सुमन हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम राय मंजूर नासिर साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी शाह जी, अब हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है कि पब्लिक सब जानती है। तो राय साहब और राव साहिबा से देखते हैं पब्लिक क्या जानना चाहती है। अच्छा, चाइना च ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਛਾਂ ਫਾਂ ਛਿਉਂ ਛੂੰ। ਅੱਛਾ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਅਫਰੀਕਨ ਹੋ। मुझे तो अच्छे लगते हैं अफ्रीका, मुझे क्यों देखना है? ਆਏ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। जी मंजूर साहब, अक्सर ब्यूरोक्रेट से आवाम को शिकायत होती है, क्या आम आदमी की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती? उनके साथ गुलामों की तरह क्यों सलूक किया जाता है? सवाल जो है ना इनका बड़ा जेन्युइन है, और ये दोनों तरफ से है। कुछ मसाइल अवाम की तरफ से हैं, कुछ मसाइल हमारी तरफ से हैं। खैर, मैं तो जिस इदारे को भी हेड करता हूँ, वहाँ सबसे पहली मेरी बात ये होती है कि देखें ना, यही जो सीरत वाली बात हम पहले कर रहे थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे गुफ्तगू फरमाते थे। अगर आपसे बात करनी है तो ये बिल्कुल सीने के सामने सीना। अगर मस्ताना साहब से है तो अब देखें ना, यूं भी मुंह हो सकता है, लेकिन हुक्म है कि आप ऐसे पूरे मुड़ के ऐसे, पूरी अटेंशन जो है ना, ये बंदे का राइट है, इज्जत उसका राइट है, कुर्सी उसका राइट है। जी, और आप देखिए, और जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जो आपने आकाए दो जहां सरकार दो वसल्लम की सीरत का जिक्र किया, जो उसमें हो सकता है बहुत सारी चीज़ें इस किताब में जी बिल्कुल हों, कुछ पुरानी बातें रह गई हों शायद उसमें होने से। इसी हवाले से कि इख्तियार के होते हुए आपने कैसे लोगों के साथ सलूक करना है। आप देखिए कि ज़रा तसव्वुर करें, ये सारे तसव्वुर करें जो देख रहे हैं, कि हमारा मानना ये है, और उस वक्त जो वहाँ लोग थे उनमें से भी बेशतर का अकीदा था कि भाई कायनात जो है वो तख्लीक हुई है, और किस कदर रिस्पेक्ट और किस कदर ताज़ीम, अपनी जान माल, माँ बाप, आल औलाद, सब कुछ यानी कि आपके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार लोग। और महफिल में आप आते थे तो आपका हुक्म यह था कि मेरे लिए कोई खड़ा ना हो, और उसके बाद जहाँ नशिस्त मिलती थी वहाँ आप तशरीफ़ फरमा होते थे। और जब आप किसी से मुसाफिर करते थे, हाथ मिलाते थे, तो कभी हाथ अलग करने में उससे पहल नहीं करते। सुभान अल्लाह। इस कदर शफकत जो थी और इस कदर एहतराम जो आपने बात की ना, आदमियत एहतराम आदमी। सो प्लीज। अच्छा, वो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अवाम की तरफ से भी मसाइल हैं। अवाम की तरफ से ये मसाइल हैं कि अब मेरा ऑफिस है, बाहर 300 बंदा खड़ा हुआ है, एक बुजुर्ग या खातून अंदर आ गई हैं। अब ये बात उसके जहन में होनी चाहिए ना कि 300 की लाइन लगी हुई है जी, और इन बेचारों के भी मसले हैं। एक ऐसे ही बाबा जी आए मेरे पास, रिटायर्ड थे, तो बड़ा रश और क्राउडेड, ओवर क्राउडेड था, मीटिंग में थे, तो मैंने बुला लिया। अब बाबा जी को पता है कि मीटिंग में है, बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है, तो बाबा जी ने कहा जी कि मैं अपनी बातचीत का आगाज़ एक शेर से करना चाहूँगा। मतलब आप अंदाज़ा कर लें ना, मेरी एक बड़ी मशहूर वीडियो है, वो इनको मिल जाएगी इंटरनेट पे, कि थाने कचहरी या किसी दफ्तर में काम कराने का तरीका। जो उसमें 40 पॉइंट मेरे दिए हुए हैं, वो कर लें तो 90% हालात ठीक हो जाएंगे। तो ये दोनों घरों की ट्रेनिंग की जरूरत है, सरकारी मुलाजमीन को भी, आवाम को। ये आप ठीक कह रहे हैं राज साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम, अगर आप हमारा प्रोग्राम गाहे गाहे देखते हो जी जी, तो मेरे ख्याल में हम शायद उन चंद लोगों में से होंगे जो आवाम की तरबियत के हवाले से भी बात हम कन्फेस करते हैं कि हमारा भी फ़र्ज़ है। जैसे हम पुलिस के हवाले से अक्सर होता है
तो हम कहते हैं भी पुलिस वाला अगर रोकता है, ज्यादती करता है, रिश्वत लेता है तो उसको नहीं करनी चाहिए, किसी सूरत भी नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से उसकी वर्दी जो है उसके ऊपर को हाथ डाल दे, उसके साथ मिसबिहेव करे, इसकी भी किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अगर उसने ज्यादती की है तो जो कानूनी तरीका है आप वो इख्तियार करें। मैं सिर्फ एक गुजारिश ज़रूर करूँगा जी ज़रूर, जो कि पूरी इंसानी तारीख का भी है और ख़ास तौर पर आप दीन की बात कर रहे हैं, तो वो ये है कि जब इख्तियार जिसके पास होता है ना सर, और पावर जिसके पास होती है, सब्र का तकाजा भी उसी से किया जाता है। बिल्कुल सही। सो ये बात दुरुस्त है कि अवाम को तो ख्याल करना है, इसमें कोई शक नहीं, मगर वो आदमी जो कि अवाम का सर्वेंट है, अवाम के टैक्स के पैसों से किसी जिम्मेदारी पर है, उसका एहतराम यकीनन बहुत अहम है। मगर ये ख्याल उसी को करना है कि जो साहिल आया है वो परेशान है, उसके बात करने का तरीका, उसके जज्बात, उसकी हर चीज़ जो है वो हो सकता है कि उस वक्त कंट्रोल में ना हो। तो मेरे ख्याल में सब्र जो है वो ऑफिसर्स को ही इख्तियार करना चाहिए। हर बड़ी मुआशरे की नब्ज़ पे हाथ रखे। आप यकीन करें, ऐसे ही लोग हमारे पास आते हैं और लगता है कि बस अब ये लड़ाई करने आए हैं, काम कराने नहीं आए। वो उनके हालात होते हैं। बाबा जी ये नहीं हमें आके बताते कि ज़मीन पे कब्जा हो गया, वो कहते हैं पुत्र सवेरे करूँगा, आगे बासी कोई नहीं सी, अब बस लाना हमारी, लेकिन वो हम उनकी सुनते हैं। पेशेंट हेयरिंग जो है ना 90%, आप बिल्कुल सही कहते हैं। मसला अच्छा थोड़ा पानी पिला दिया, कहाँ से, अच्छा मैं तो खैर बहुत सारे लोगों को दूर से आए तो नाश्ता भी करा देता हूँ और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरा उससे कोई भी ताल्लुक हो, सिर्फ ये है कि मेरी जान पहचान है तो मैं नाश्ता भी कराऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा, तो मैं यही फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि मेरी इनसे जान पहचान है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो बंदा अंदर बैठा है उसका काम है कि सीधे मुंह बात करे। मैं तो इस तरह ये समझता हूँ। और दूसरे मुझे लगता है कि ये इस जॉब का, इस जिम्मेदारी का हिस्सा है। और अगर नहीं सुनना आपने किसी की तो प्राइवेट सेक्टर में जाएं, जो मर्जी करें, ना तानू कोई कुछ कहेगा ना तुसी किसी दी सुनो। लेकिन अगर आपने पब्लिक सर्वेंट होना है तो फिर बिहेव लाइक अ सर्वेंट। राय साहब के लिए मेरे पास एक सवाल है कि जब भी ये कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन खत्म कर देते हैं, इसकी क्या वजह? ਇਹਦਾ जवाब मेरे को ला कि लोग की गाड़ा ना कटें। इसके देखिए, इसके दो जवाब हैं। एक तो ये है कि हमारा जो चैनल है, एक तो यही है एक तो ये है कि हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है, उससे हमें कोई पैसे नहीं आते, क्योंकि इसमें बड़ी सारी टेक्निकल इश्यूज हैं, वो हम समझते हैं कि नहीं आने चाहिए। क्योंकि जब आप उनके पैसे लग जाएंगे ना पैसों पे, तो फिर आपकी अखलाकियात का ऐसा ऐसा जनाजा निकलता चला जाएगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लाख कमाया, 2 कमाए, 20 कमाया, हालांकि हमारा कोई 2 मिलियन का टारगेट था, लेकिन वो मोनेटाइज होने के बाद, पैसे मिलने से पहले डीमोनेटाइज कर दिए। दूसरा देखिए ना, हमारी अखलाकी सतह क्या है जो मैं बात करूँ। अखलाकी सतह ये है कि मैंने एक क्रिमिनल को पकड़ा, मैं 2 दफ़ा डीजी एंटी करप्शन रहा हूँ, मैजिस्ट्रेट, ACDC, हमारा यही काम है। किसी की रेडी हटाई, किसी की दुकान तोड़ी, दुश्मन, सैकड़ों मुखालिफ, 40 अरब की प्रॉपर्टी कब्जे लिए, फलाना किया। अच्छा उसको अब एक मौका मिल गया भाईजान को जिंदगी, किसी को छुट्टी नहीं दी, चले भाई उसको कहा कि अच्छा किसी को ये कह दिया कि भाई आप टाइम से दफ्तर आया करें, किसी को कहा कि आप लोगों से इंसानों की तरह बात करें, ये आई हैं तो आपने क्यों नहीं इनका मसला हल किया। अब उस भाईजान को मौका मिल गया, उसकी शनाख्त भी कोई नहीं, तो फिर उसने आपकी माँ बहन एक कर दी। अब लेकिन हम सीरत और नबी की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं मुकाबले में हिस्सा लें, वो आपकी अल्लाह माफ़ी करे वो कहेगा, तो इसलिए हम कमेंट्स बंद कर देते हैं कि भाई हमारा मैसेज पहुंच गया, आपका दिल करता है तो उसको एक्सेप्ट कर ले, दिल करता है तो इसका मतलब है कि वो मस्ताना साहब ने तो अपने मखसूस अंदाज में बात की, नहीं गल ठीक है उन्होंने, मगर गल ठीक, वेरी अनफॉर्चुनेट है ना, गल ठीक है मस्ताना साहब, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। जी समन साहिबा, आपके पास डबल कैबन गाड़ियाँ और इतनी लग्जरी लाइफ है, तो ये चंबी ऑयल में इतनी ज़्यादा कमाई है तो हम भी शुरू कर लें। मैं तो साथ सर की मालिश भी करने को तैयार हूँ। लगता पाना वाला है कोई। सुमन साहबा, मेरी लग्जरी गाड़ी आपकी, मैं भी चंपी मालिश करने के लिए तैयार हूँ। भाई क्या कहना है साहब, मुझे आपकी बरादरी का लग रहा है ये। यार जी सुमन, मैं नौजवान नस्ल को एक चीज कहना चाहती हूँ कि आप गरीब पैदा हुए हैं, इसमें आपका कसूर नहीं है। आप गरीब मर जाएं, इसमें आपका कसूर है। वाह वाह, क्या इंसान बात। मेहनत करना इंसान के अपने हाथ में होता है। मैं कभी भी किसी एक बिजनेस पे नहीं ठहरी हूँ, और ऐसा नहीं है कि मुझे ये हुआ कि मैं लड़की हूं तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। शाह साहब, मैंने वो हर चीज की है जो मेरे दिल ने कहा है कि ये लोगों के लिए भी ठीक है और ये माशरे के लिए भी ठीक है, और मेहनत करना इंसान का काम होता है। अच्छा हिजी कुड़ी ये भी कहनी होती, मुर्शद 2 टिकेटियां भी कीतियां। मस्ताना साहब आपके साथ मिलकर की थी, मुझे भूल गए हो, तुसी दो पिछों भी कटक ले सी। लो ये सिर्फ मैंने फड़वाना। अच्छा देखिए मैं आपको बताऊं, ये अगर आप सारी गुफ्तगू का जायज़ा लें सुमन की,
तो आप जो सरगोदा के लोग हैं ना, वो जितने प्रोग्रेसिव होते हैं अपनी बच्चियों के मामले में, जो सपोर्ट करते हैं, मेरे ख्याल में उसको भी थोड़ा सा क्रेडिट आपको देना चाहिए मैं भी कि नहीं बोलने देना लगी चाहिए थी है? ना, बाबा का बोलने हाँ बोल दें अब तो मैंने कह दिया, आप तो बोल ही दें। मैंने बहुत शोज में बाबा का जिक्र किया। अच्छा। एवरी शो में मैं अपने बाबा और भाई का जिक्र करती हूँ। और इसके साथ साथ सरगोदा बड़ा प्रोग्रेसिव इलाका है, प्लीज। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा आपको जो सपोर्टिव एक मटेरियल है ना, वो आपकी फैमिली है। आप ये समझें कि मैं शायद एक कठपुतली हूँ आगे जो बस नाचती हूँ, मेरे जो बैक एंड पे मास्टरमाइंड है वो मेरी अम्मा और मेरे अब्बा हैं। शाह साहब वो रोज़ाना अभी भी वो मुझे कहते हैं आधे घंटे के लिए तुमने आना है, और मेरी ड्यूटी है कि मैं आधे घंटे के लिए रोज़ाना उनके कमरे में जाके बैठती हूँ, और वो मेरे डेली सारा नोट करके बैठे होते हैं कि आपने ये बात कही, ये बात ऐसे करनी थी, ये चीज़ ये करनी थी। और मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगियों का देखें कितना 40 साल का भी अगर वो निचोड़ है तो वो उन्होंने मुझे दे दिया। आज उन्होंने लिख के दिया था कि मस्ताने का करियर बर्बाद करके आया। और इन्होंने एक और बात भी कही थी। चल बस कर पुत्र, मैं रज गया तेरे आज तो बाद मैं गेस्ट हाँ, तू शो का हिस्सा मेरी भैन, इत्थे आ जा। मस्ताना साहब, ये सारी लड़ाई कुर्सी की है। मुझे कुर्सी चाहिए। कुर्सी चाहिए मुझे। तेल कुड़ी बेचदी है, डॉक्टर किताबां लिख रही है, होर पता नहीं किहड़ियां छेवां बना के दुनिया च बेचण। आ मस्कीन दी कुर्सी ते भी नजर आए यार, की खुदा दी कसम। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, बाबा ने और मामा ने स्पेशल बोला था कि शाह साहब से उन्होंने कहना है कि जो उनकी एक बहुत ही खूबसूरत एक नज़म है कि काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, वो लाजमी सुनकर आनी है उनसे। काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से, चाव से, बड़े मान के साथ वाह वाह अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, वाह, और बेताबी से फुर्सत के खजा लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको, मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता, वाह। जब कभी मूड में आकर मुझे छेड़ा करती, क्या बात। तेरे होंठों की मैं हिद्दत से दहक सा जाता, रात को जब भी तू नींदों के सफर पर जाती, मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करती, वाह वाह। मैं तेरे शुक्रिया, मैं तेरे कान से लगकर कई बातें करता, वाह वाह। तेरी जुल्फों को, तेरे गाल को छेड़ा करता, वाह वाह वाह। मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का नशा, मैं तेरी रूह के गुलशन में महकता रहता, वाह वाह। मैं तेरे जिस्म के आंगन में खनकता रहता, वाह। कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। वाह 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 वाह। और ये है भाई डॉक्टर सुमन राव के लिए, जो कि एक बड़ी यानी कि बहुत ही ब्रिलियंट, वाइब्रेंट और बहुत ही मैं समझता हूँ कि इंस्पायरिंग यानी कि यूथ हैं, नौजवान हैं, और ये जनाब लेके जा रही हैं तोहफा अपनी वालदा और वालिद के हैं। और तुसी मजा लै रहे हो, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। साडा की हो रहा है? स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुमन राव साहिबा, हमारे साथ मौजूद है मोहतरम राय मंजूर नासिर साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के अगले बंगले में आपके लिए बहुत कुछ। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और सुमन साहिबा और राय साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। तो आपसे शुरू करेंगे, लेडीज फर्स्ट। जहां से आप चाहें। लेडीज फर्स्ट। सो सीनियर फर्स्ट। सॉरी, एनी रिग्रेट इन लाइफ सर? मेरा एक रिग्रेट है जी कि मुझे बहुत शौक था कुरान पाक हिफ्ज़ करने का, और मैंने उसके लिए हर तरह की एफर्ट की, और कभी मुझे घर से इजाज़त नहीं मिली, कभी अगली क्लास आ गई। फाइनली जब मैंने इंटर किया तो मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आया, तो एक हाफिज़ कुरान मेरे दोस्त थे, मैं उनके साथ ना घर से फ़रार हो गया। तो मैंने कहा मदरसे में मैंने चले जाना है, मदरसा भी सिलेक्ट कर लिया। तीसरे दिन मेरी दादी साहब की डेथ हो गई एंड आई हैड टू कम बैक। मुझे आज तक उसका दुख होता है, अफसोस है बहुत शदीद। और देयरफॉर कोई मैं हाफिज़ कुरान कोई भी देखूँ ना, आप यकीन कर लें मैं उसे सर पे बिठा लेता हूँ। सारी ज़िंदगी मैंने कुरान पाक के हाफिज़ों की ना, होता है ना कि आप वुज़ू उनको करा रहे हैं, आप उनको पानी दे रहे हैं, वो बेशक किसी दर्जे का भी हो, मैं उन्हें अपने से बहुत ऊपर समझता हूँ। अल्लाह ताला बस वो मेरी किस्मत में नहीं था, उसका मुझे आज तक फील होता है। वाह।
सुमन, शाह साहब मेरे ना दादाबू थे जब हयात थे, तो हम ना बड़े छोटे से होते थे उस टाइम पे, छोटे बच्चे थे, तो दादाबू ने ना अक्सर बिठाना, उन्हें ना बताना कि जंग में ये हुआ और हिंदुस्तान में हमने ऐसे जिद्दोजहद की, हमने इस तरह पाकिस्तान हासिल किया, शेर सुनाने। तो हम और मैं शायद उस टाइम पे ना हम लोग को इतना उनको सीरियस नहीं लेते थे उनकी चीज़ों को ना। जब वो गुजर गए ना और मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आई और मैंने चीज़ें देखी, तो मुझे बड़ा रिग्रेट हुआ कि जब वो हमें बातें बताते थे और सिखाते थे, काश हमने उनकी वो बातें सुनी होती और सीखा होता। तो अब मेरे साथ कोई भी अगर बुजुर्ग बैठा होता है, आप यकीन करें कि अगर कोई और एक्टिविटी हो रही है ना जो मेरे एज के अकॉर्डिंग है, मैं उसमें जाना पसंद नहीं करती। मुझे ये होता है कि ये जो बात कर रहे हैं ना, ये इनकी ज़िंदगी का एक ऐसा निचोड़ है जो आपको कहीं से भी नहीं मिला। लेकिन ये कितनी अहम बात है कि ये जो नौजवान हैं आजकल के, इस बच्ची की क्या, इज़ क्वाइट यंग माशाल्लाह, और ये देखें हम वो समझते थे कि नहीं यार वो नस्ल चली गई जिन्होंने इस मुल्क के लिए जद्दोजहद की थी, इस मुल्क को हासिल किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीज बो के गए हैं। और बहुत सारे बच्चों में मैं देखता हूँ कि वो बीज जो है वो दरख्त बन रहा है और यही फिर आगे इसको लेके चलेंगे। तो बहुत मुझे खुशी हुई सुनी आपकी, इसीलिए कहते हैं ना बात करते रहना चाहिए। उस वक्त शायद उनको भी एहसास, वो भी शायद उन्होंने कभी सोचा होगा कि पता नहीं बच्ची और न सुन दी कि नहीं, इसने भी नहीं सुना, मगर आज वो सारी बातों के बीज जो है वो एक तनावर और खूबसूरत दरख्त की शक्ल में आ रहे हैं। तो उसको एहसास है कि पाकिस्तान जो है वो कैसे हासिल। डॉक्टर सुमन के अंदर एक छुपा हुआ बुजुर्ग भी है। कोई ऐसी चीज़ राय साहब ज़िंदगी में जिसमें आपको ना गिल्टी सा फील होता हो और आपको लगता हो कि हाँ, कॉन्शियस जो है ना कचौके लगाता रहता हो कि राय, मंजूर, नासिर, ये ज़िंदगी में मुझसे किसी मामले में, किसी शख्स से, किसी मोड़ पे गलत हो गया था? मैं मीडिया पे बहुत अरसा मैंने काम किया है और मीडिया में मतलब वो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम थे और उसमें ये था कि वज़ीर आज़म का दौरा होने से पहले ही उसको कामयाब बनाना है, ठीक है, और इस तरह के जो क्लबे मिलाते हैं हम लोग। तो मुझे आज भी यकीन करें उसका बड़ा अफसोस होता है। मुझे बाद में उसकी ऑफ़र भी हुई, बड़ा उन्होंने मुझे पैकेज भी ऑफ़र किया कि जैसा आप कामयाब बनाते थे कोई नहीं बना। हाँ, कोई नहीं बना सकता और ये वो। तो मैंने कहा यार ये जो मैंने किया है ना, मतलब ये गलत है, मैं इसको एग्जर्जेशन भी नहीं कर सकते, आप गलत बयान सही नहीं बात कर करनी सकते, चाहिए, आप झूठ भी नहीं बोल सकते। तो ये जो एक लाइन टो करके और एक रिटर्न स्क्रिप्ट के तहत कि जी हमने यही बताना है और यही करना है, पहले तो आप इसकी बहुत दाद कबूल करें, क्योंकि मुझे वाकई बड़ी आपके ख्यालात जान के, हम देखते रहते थे, आपको पढ़ते रहते थे, रब्ता भी हमारा रहता है फ़ोन पे, मगर आपके ख्यालात जो हैं उनमें इतनी क्लैरिटी है। बहुत शुक्रिया। और फिर आप अभी हाजिर सर्विस हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जिनको किरदार के हवाले से, सच्चाई के हवाले से, ईमानदारी के हवाले से इतनी क्लैरिटी है। और दूसरे देखें, आप देखिए, मुझे याद आ गया एक मौके पे आकाए दो जहाँ सरकार दो अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जालिम का साथ दो। तो किस कदर इनकी गहरी बात है। तो पूछा कि या रसूलल्लाह, जालिम का साथ कैसे और क्यों दिया जा सकता है, मफहूम ये है उस सारी गुफ्तगू का। तो आप आका ने फरमाया कि उसे जुल्म से रोक दे। सो आप जो बात कर रहे हैं, कोई भी रियासत, कोई भी हुकूमत, कोई भी हुक्मरान अगर झूठ की बुनियाद पे कोई इमारत तामीर करेगा, उसका क्या नतीजा होगा? उसका एतबार, उसकी रिस्पेक्ट और उसकी जो वक़ार है वो हर चीज़ जाती रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ तक कि जो मॉरल अथॉरिटी होती है, जिस बिना भाई पब्लिक को अपने मुल्क में तो बंदूक से तो गवर्न नहीं करते आप, मॉरल अथॉरिटी से करते आप, वही खत्म हो जाएगी, पीछे क्या रह जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुमन, यू आर टू यंग माशाल्लाह, मगर अब तक जो जिंदगी आपने गुजारी है उसका सबसे ज्यादा मेमोरेबल मोमेंट जब हमने अपना चंपी ऑयल लॉन्च किया। वो चंपी ऑयल तो शाह साहब बड़ी मजे की चीज़ है, आपको बताने लगी हूँ। आप यकीन करें, जब अभी लॉन्च नहीं ना हुआ था, आप तो चंपी गर्ल कहते होंगे लोग, सब चंपी कहते हैं कि नहीं कहते? मेरा नाम चंपी कर लेना, चंपी गर्ल ही ना। हाँ देखो, मुझे पता नहीं था, मैं समझ गया था कि ये मुर्शिद, अमीर गरीब का भी की फर्क हुंदा है। वेखो, तेल वेच के चंपी गर्ल बन गई, हर पासे चंपी गर्ल, चंपी गर्ल, चंपी गर्ल। मैं मालशी का 2 महीने काम किया, पूरा महला मैनू मस्ताना मालशीया कहता रहा। एक दिन तुहाडी भरजाई नूं मैं कहा, पूरी दुनिया मैनू मस्ताना मालशीया कहती है, तू ही मैनू मस्ताना माही कह दे। तेल की शीशी अगे रख के मैनू कहती, आ तेरियां करतूतां हैं मस्ताने माही वालियां।
मैं भाई जी ਉਹ ਚ ਰੂਹ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾ ਬਣਾ ਕੇ 2 ਰਾਤਾਂ ਬਾਲਦਾ ਰਿਹਾ। जी अच्छा, जब हमने चंपी ऑयल लॉन्च किया ना, उससे कुछ दिन पहले ना मैं सबसे पूछ रही होती थी कि चलेगा चलेगा चलेगा, तो एवरीबडी वाज लाइक कि शाह साहब मैंने कोई 3000 बोतल रेडी की ऑयल की। आप यकीन करें कि हमने सिर्फ अनाउंस किया कि हमारी वेबसाइट पे हमारा ऑयल लॉन्च हो चुका है, रिस्पॉन्स इतना ह्यूज था कि हमारा टिकटॉक बंद हो गया, मैसेजेस ओवरलोड हो गए, व्हाट्सएप क्रैश कर गया। वो आज तक हमें व्हाट्सएप दोबारा वापस नहीं मिला, उनको लगा कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है। इंस्टाग्राम के ऊपर इतना मैसेज हो कि वो बार बार लोड ही ना हो हमसे, और वेबसाइट इवन तो हमारी क्रैश कर गई। हमें इतना, और हमने 8000 अपना ऑर्डर जो है वो लॉस कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो मैसेज खत्म हो गए, वो हर चीज़ खत्म हो गई, उसको दोबारा से नहीं किया गया। लेकिन मैंने उसको एंजॉय किया कि हाँ, लोगों को कुछ अच्छी चीज़ बताई जाए, दिखाई जाए, एंड नो डाउट आपकी एडवर्टाइजमेंट अगर अच्छी हो तो आप कुछ भी सुना, बड़े मीम्स भी बने, मैं नहीं देख पाया मगर मैंने सुना है कि बड़े मीम्स बने। अच्छा हाँ, अच्छा, मतलब ज्यादातर वो राय साहब वाली बात की, वो कमेंट सेक्शन क्यों ऑफ करते हैं? अच्छा, कमेंट सेक्शन ऑफ करने का ना बड़ा मजे का सिनेरियो ये है कि आपके ऊपर बिजनेस लाइन में, मुझे नहीं पता इनकी एक डिफरेंट लाइन है, बिजनेस लाइन में आप पे हेटर्स कमेंट वो लोग करते हैं जिधर अपना तेल नहीं चल रहे होंगे। अल्लाह ताला का बहुत करम है, यकीन करें। मैं जितनी दफ़ा शुक्रिया अदा करती हूँ कि लोग 6-6 साल से इस लाइन में थे और उनके 1000 फॉलोअर, 2000 फॉलोअर, इवन तो बाद में पता चला कि कुछ लोग थे जो कोल्ड प्रेस तेल बेच रहे थे। शाह साहब उन्हें कोई नहीं जानता था। अच्छा जी, मैं भी मस्ताना तेल लॉन्च कर रहे हैं, मैंने गाला कर सर, गाला तो बिना हिट नहीं होना, मैंने पता। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे आपने कमेंट की बात की है, ये आपकी जीन्स में है कि सबके ही बाल इतने खूबसूरत हैं आपकी फैमिली में, या इसमें भी आपके कोई ऑयल का राज? नहीं नहीं, जो कस्टमर नहीं ना चीज खरीदता, बाल खोल कर उनको साहब, अब वो ड्यूटी मैंने आपको दे देनी है, आप ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर सकेंगे। आपको तो बाल खोलने की भी जरूरत नहीं होगी। और मेरे मगरों लाई मैं एक गल करना 17 कर दिया। अच्छा, फातिमा ने ना मेरे बिजनेस का आज सीक्रेट जो है वो डिस्क्लोज कर दिया। मैं आपको बिजनेस की बड़ी यूनिक टिप देने लगी हूँ ना दसी। कोई भी ब्रांड जब मार्केट के अंदर लॉन्च होता है ना, तो वो फॉर्मुलेशन बनाता है और सामने प्रेजेंट कर देता है। आप समझे, बंद कमरे में एक बंदे ने फॉर्मुलेशन बनाई और उसको प्रेजेंट कर दिया कि इसको ले लो। वो चीज़ जो है ना, ब्रांड बनने में टाइम लगती है। अगर आप अपना प्रोडक्ट लॉन्चिंग से पहले लोगों को दो, सैम्पलिंग करवाओ, रिजल्ट्स देखो, और उसके बाद उसको झटके में एक दफ़ा जाके लॉन्च करो, जब लोगों को पहले से रिजल्ट्स का आइडिया होगा, मैं कहती हूँ वो इतनी पीक पकड़ेगा कि आप परेशान हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपके प्रोडक्ट में जेन्युइनली जान होनी चाहिए, और वो ये वही काम बंदा कर सकता है इसको पता है कि मेरे प्रोडक्ट में जान है। और आप देखिए ना, पूरी दुनिया में जो मल्टीनेशनल्स हैं, और वो क्या करती है, ये जो रिसर्च जो की जाती है वो इसी के ऊपर है ना, और इसीलिए वो R&D पे इतना पैसा लगाते हैं। R&D का दूसरा मतलब क्या है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है। मुझे याद आया, चूंकि सीरत का बहुत जिक्र रहा, बहुत अच्छी बात रही राय साहब इस किताब के हवाले से आज प्रोग्राम में। तो आपको पता है इस्लामिक फ़िलासफ़ी क्या है? आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके पर इरशाद फरमाया कि जब माल बेचा करो तो उसके ऐब बता दिया। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो अब वक्त हमारे पास नहीं है, मगर ये जो इंसानी जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ये जो मॉडर्न तजारती दुनिया है, ये 100, 150, 200 साल पहले तकरीबन हार्डली ये जो कंज्यूमर राइट्स और ये सारी बातें आ जाएंगी ना जी, आज इस नतीजे पे पहुंचे हैं। जो प्रोडक्ट पे लिखा होता है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल इतना है, इसमें फलाना इतना है, उसके एक तरह से तो खवास भी हैं और अयूब भी हैं कि भाई अगर आपको ये मसला है तो आप ये इस्तेमाल ना करें, एलर्जी ना करें। हमें 1400 साल पहले बताया गया था, हमने उसे अमल नहीं किया, हमने उसे कानून बना के अपने रोज़मर्रा के तजारती उसूलों का ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया, तो ये हमारा कसूर। बिल्कुल ऐसे ही। वरना आप अंदाज़ा करें कि अगर हम 1400 साल से प्रैक्टिस कर रहे होते तो आज हम कहाँ होते। बिल्कुल ऐसे। राय साहब, सबसे बिटर मोमेंट ज़िंदगी का? बिटर मोमेंट वैसे ऑनेस्टली मुझे याद कोई नहीं है, कोई तल्ख याद नहीं? कोई तलख याद नहीं। अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूँ ना, मतलब जितना अल्लाह ताला की रहमतें मेरे पे हुई हैं पूरी लाइफ में, वो कहते हैं अल्लाह ने किसी का मोहताज नहीं किया। सुमन, सबसे तल्ख याद जिंदगी की अब तक?
अच्छा, मैं लोगों को एजुकेट, मेरा पर्पस होता है कि आप कुछ भी कर रहे हो ना तो आप साथ साथ एजुकेट करो। तो मुझे एक जो बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ मुझे सोशल मीडिया के ऊपर, मैंने एक बात कह दी शाह साहब के, जो तेल है ना आप उसको मत उबालें, ठीक है। जब आप उसको हीट देते हैं तो वो डी नेचर होना स्टार्ट हो जाता है, उसके कंपाउंड्स जो हैं वो टूट जाते हैं, तो न्यूट्रिएंट वैल्यू डाउन हो जाती है। तो मैंने सिर्फ ये कह दिया कि जो बाजियाँ इस तरह से तेल उबालती हैं वो चीज़ ख़राब है, क्योंकि हर हर्ब का और हर जो तेल है उसका अपना एक टेम्परेचर है, विच इज़ ट्रू इन साइंस और रिसर्च है। जी जी। लेकिन लोगों ने, हो सकता है इसमें मेरी गलती हो कि लोगों को शायद ये लगा कि मैं उनको टारगेट कर रही हूँ, तो उसकी बिना पे मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। हालांकि बात तो मैंने ठीक की थी, एक रिसर्च बेसिस के ऊपर की थी, बट मुझे शायद ये लगता है कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था कि कुछ लोग कर रहे हैं, मुझे अवॉइड करके सिर्फ ये बोलना चाहिए था कि ये चीज़ थी और ये रिसर्च थी और इस तरह से है, लेकिन मुझे लगता है मुझे किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस पर मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। लेकिन देखिए, लोगों ने ये खुद सर्च नहीं किया आया जो मैं चीज़ बता रही हूँ वो ठीक बता रही हूँ या गलत बता रही हूँ, और अगर ठीक बता रही हूँ तो आइदर देखिए हमें भी तो अपनी सलाह करनी चाहिए ना, हम तो सबको करनी चाहिए। तो अगर कोई इंसान इस तरह से कर रहा है तो उसको ये चाहिए कि उस चीज़ को अच्छी वे में कर ले। अगर वो कोई चीज़ बेच रहा है और उसे कोई बंदा बता रहा है कि यार आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, आप तरीका अपना ठीक कर लो, आपकी बाकी चाहे आपकी मेहनत होगी उसके पीछे, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने बेचना है और आपने हर बंदे की स्किन और उसका हेयर और वो खराब कर देना विदाउट एनी, और आपका कारोबार भी चलेगा नहीं उससे, चलेगा पॉसिबल ही नहीं है। मगर मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से किया कि हो सकता है मैंने भी गलती की हो, बल्कि आपने कहा कि मैंने शायद गलती की, मुझे ये भी नहीं कहना चाहिए था कि कुछ लोग जनरलाइज कर रहे हैं। बात बंदा कर तो बहुत अच्छी जनरल बात बात यह है है कि आप खुद भी सीखती हैं, आपको उसकी रियलाइजेशन भी है, आपको उस पर अफसोस भी है, मगर फिर आपको ये भी अफसोस है कि जिस तरीके से उसके जवाब में आपको जिस शिद्दत के साथ ट्रोल किया गया, आपको लगता है ये नहीं किया जाना चाहिए था। और डायरेक्ट लोग कह देते कि भाई आपने क्यों लोगों का नाम लिया है ना। हाँ, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन शाह सिर्फ साहब कुछ लोग कहा था आपने, जहाँ जनरल बोला था, लेकिन लोगों ने फिर मुझे इतनी गालियाँ और गलत गलत नाम बनाए मेरे, हालांकि मैंने किसी का नाम कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ ये बोला था कि कुछ लोग ये कर रहे हैं। हुजूर जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? सबसे गमगीन लम्हा जब मेरी वालदा साहबा का इंतकाल हुआ 2020 में, तो वालिद साहब की मेरी बहुत पहले डेथ हो गई और मैं उनके पास था, बिल्कुल मेरे हाथों में उनका इंतकाल हुआ, तो वो एक बड़ी सेटिस्फेक्शन आपको होती है कि आई वाज देयर। तो मैं लाहौर में था, वालदा साहबा मेरी रावलपिंडी में थी और उनका अचानक कोई चंद मिनट में मेरी सिस्टर के पास ही उनका, तो मुझे बहुत ही एक दुख है कि मैं उनके पास नहीं था लास्ट में। वालिद साहब के पास थे मगर वालदा साहबा के पास नहीं था, और मैं सबसे छोटा हूँ बहन भाइयों में, तो आपको पता है कि वालदा की ज़्यादा अटैचमेंट होती है, तो बस ये मेरा एक बहुत तकलीफ दे है। लेकिन मैं फिर उनके लिए बहुत पढ़ता हूँ, नेकी के जो काम हो सकते हैं। आप तो बहुत यंग हैं, अल्लाह ताला आपको हर गम से दूर रखे, मगर अब तक जो भी थोड़ा बहुत होता है ना, सोचा था 2 करोड़ आएगा और 1.5 करोड़ आया। हाँ, वो कम था। मुझे पता था इस कुड़ी का की कम होएगा। किसी के नहीं बोले। खुश रहो हमेशा, अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। आप बहुत इंस्पिरेशन है, मैं समझता हूँ, यूथ के लिए, नौजवानों के लिए, अलग से जेंडर से हटके, और बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे, लड़कियों के लिए, और ओवरऑल किसी भी उम्र के शख्स के लिए, कि जब आप इतना यंग हो के चीज़ों को इतना पॉजिटिवली ले सकती हैं, तनकीद को इतना अच्छा ले सकती हैं और उससे सीख सकती हैं, तो किसी भी उम्र का आदमी जो है अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो उससे सीख सकता है। थैंक यू सो मच, आप आई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमन। और सब फिर सबसे अच्छी बात है कि कुड़ी साढ़े शहर दी। थैंक यू सो मच राय साहब, आपको तो खैर सभी बहुत अप्रिशिएट करते हैं अगेन, लेकिन आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बिजी ऑफिसर हैं और फिर भी आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला। यकीनन नौजवानों को भी आपसे बहुत सीखने को मिला होगा। बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। आप दोनों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अल्लामा के शेर पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं कि खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। वाह 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 वाह, सबसे ज़्यादा अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।